बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट सीरीज़ की तरफ आ रहा हूँ जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के रिलेटेड है। तो उससे हम बात करेंगे। फ़र्स्ट जो सीरीज़ है हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को ही स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि है क्या चीज़। फिर नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ की ड्रग्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो हैं या ड्रग्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो टारगेट होगा वो फिर अलग-अलग सेपरेट ड्रग्स जो हैं उनकी तरफ आएंगे। मसलन जो ग्रुप्स होंगे इंसुलिन है उसके ऊपर बात होगी, फिर सल्फोनाइल यूरियाज हैं उनके ऊपर बात होगी। इसी तरह डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अलग-अलग हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सीरीज़ में जो हमारे पास अब टॉपिक आ रहा है डायबिटीज़ मेलाइटिस, दिस इज़ द ओनली फर्स्ट टॉपिक that is taken from Novel Management Treatment Methods. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. So please subscribe my channel for more videos and watch this video up to the end. So coming to the main title of this one, diabetes mellitus. This is the disease of sugar, basically, जिसको हम कॉमनली यहाँ पे शुगर के जो वर्ड यूज़ करते हैं कि शुगर की डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ग्लूकोज जिसमें ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली जो है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का एक कंसनट्रेशन होती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उससे अगर ज़्यादा हो जाए लिमिट से तब जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया हम उनसे कहते हैं, और जिससे एक लिमिट होती है उसे क्रॉस कर जाए तो वो डायबिटीज मेलाइटिस में चला जाता है। विच रिजल्ट्स फ्रॉम डेफिशिएंसी इन एक्शन ऑफ द हार्मोन। और इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो है डुअल ग्लैंड है वैसे पेंक्रियाज, उसमें एक इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है इंसुलिन के ऊपर, देखना चाहें क्या चीज़ है, कैसे काम करती है तो आप देख सकते हैं। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस T1 जिसे DM लिखते हैं हम शॉर्टकट, देयर इज एन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन ड्यू टू ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन सिक्रीटिंग बीटा सेल्स इन एंडोक्राइन पेंक्रियास। ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ में एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन हो जाती है। बेसिकली बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन। ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है बॉडी के अपने सेल जो है उनके खिलाफ हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन का कंट्रोल नहीं होता, उसमें मौजूद नहीं होती, तो एक्सोजेनियसली हमें इंसुलिन देनी होती है। ऑफ द इंसुलिन सिक्रीटिंग बीटा सेल्स इन द एंडोक्राइन पेंक्रियास, जो एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियास है बेसिकली, क्योंकि एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियास भी है जिसमें हम डाइजेशन और इससे रिलेटेड पेंक्रियास के जो है अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली टाइप T2 DM में देयर इज ए डिक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टिश्यूज टू इंसुलिन। इंसुलिन मौजूद तो होती है लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस टिश्यू का, खासतौर पे कौन कौन से टिश्यू है मैं आगे बताता हूँ, जिसमें एडिपोज टिश्यू है, स्केलेटल मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो भी स्केलेटल टिश्यूज हम या मसल्स हम कहते हैं। इसके बाद जो है लिवर जो है इनमें प्रॉब्लम आ जाता है, डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, जिसकी वजह बेसिकली क्या हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो प्रॉपरली उसको ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हम उनका नाम देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। यानी एक की है जो ओपन नहीं कर रही होती दरवाजे के, जिनके बाद ग्लूकोज ने एंटर होना होता है। तो ये अहम इशू है टाइप 2 डायबिटीज जो बहुत कॉमन है। मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। तो उसमें जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस यूजुअली आल्सो इन्वॉल्व्स a defect in insulin secretion, but there are still functioning beta cells with either type of diabetes. The result is hyperglycemia. बेसिक टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, उस दोनों में प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा जो है हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द प्लाज्मा, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द प्लाज्मा। दिस इज द बेसिक थीम दैट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस। तो इसमें प्रेवलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करूँगा ताकि प्रेवलेंस का आपको पता हो कि दुनिया में कितनी तादाद में जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व हैं, कितने मिलियन पीपल जो हैं, ओवर 450 जो मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन डायबिटीज़ इन वर्ल्ड वाइड। 2019 जो डेटा है उनसे लिया गया है, जर्नल से पेपर से लिया गया है। मिलियंस मोर आर एसिम्प्टोमेटिक और अनडायग्नोज्ड, जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं,
जो उनसे डबल जो है क्वांटिटी इसकी तरह सिमिलर टू दिस ऑलमोस्ट 450 मिलियन जो पीपल आर इन प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज की कंडीशन में आने वाले हैं वो डायबिटीज की तरह। तो टाइप 2 डायबिटीज अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द पेशेंट केसेस। 10% जो है टाइप 1 डायबिटीज है, ऑलमोस्ट 10% है टाइप 1 डायबिटीज जिसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है। और अलॉन्ग साइड अदर डायबिटीज स्टेट्स सच एज जेस्टेशनल डायबिटीज, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। 5 to 7% जो है पीपल में ये हो, वीमेन में खासतौर पे हो सकती है, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं जेस्टेशनल पीरियड में ये प्रॉब्लम आ सकता है। विद इन ओबेसिटी एपिडेमिक जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो टाइप 2 डायबिटीज़ का है वो क्या वजह है कि ओबेसिटी इज द मेन रीज़न, अलार्मिंग रेट क्योंकि उसका बढ़ता जा रहा है। और चीज़ें भी वही, इनटेक फास्ट फूड है, बाकी चीज़ें जो डाइट है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से जो है डायबिटीज़ डायग्नोसिस भी एक्सपेक्टेडली राइज होगा क्विकली इन दी कमिंग ईयर्स और डिकेड्स में। डायबिटीज़ मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन नहीं है, उसके अलावा डाइट है, एक्सरसाइज है और बाकी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ना सिर्फ इसको मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात होगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें टाइप 1 में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे ऑटोइम्यून डिजीज़ है, बेसिकली हमारे अपने इम्यून सेल जिसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ज़्यादातर। और 90% मोर देन 90% ऑफ द पीपल आर देयर नो लॉन्गर प्रोड्यूसेस इंसुलिन, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन दी बीटा सेल्स, बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो लिहाजा एक्सोजेनियसली हमें देना होता है। डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और बॉडी इज इन रेजिस्टेंट टू इट, रेजिस्टेंट है बेसिकली, तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे इंसुलिन सेंसिटाइजर देने होते हैं, कुछ ड्रग देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, डाइट ऐसी देते हैं जिससे वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। डाइट, एक्सरसाइज और अदर लाइफस्टाइल चेंजेस कैन नॉट रिवर्स द कंडीशन। टाइप 1 डायबिटीज में इसको रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि डाइट और इन चीज़ों का फ़र्क काफ़ी इफेक्टिवली पड़ता है जिससे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। खासतौर पे ओबेसिटी को कम किया जाए, डाइट और एक्सरसाइज को कंट्रोल किया जाए तो फिर ऑटोमेटिकली ये इफेक्टिवनेस हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ में। बीटा सेल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, इसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीटा सेल डिटोरिएट ओवर टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होते हैं, शुरू में नहीं होते। 20-25% जो है बीटा सेल मौजूद होते हैं। डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, ये इंसुलिन के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजारना होता है, एक्सोजेनियसली देनी होती है और इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। इंसुलिन इंजेक्शन में भी रिक्वायर्ड एट सम पॉइंट, किसी भी ज़्यादा कंडीशन में, सीवियर कंडीशन हो जाती है टाइम टू टाइम, तो फिर इसको ज़रूरत इंसुलिन की भी पड़ सकती है अगर कंट्रोल नहीं हो रहा प्रॉपर। कीटोएसिडोसिस इज कॉमन, देयर इज एब्सेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस थे। अब रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ को देख लेते हैं। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या बेसिकली रिस्क फैक्टर्स हैं। इंसुलिन डेफिशिएंसी में ओबेसिटी, इंक्रीडिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं बेसिकली बॉडी के अंदर, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जिन्हें हम कहते हैं, और जीआईपी कम हो जाता है और ग्लूकोटॉक्सिसिटी हो जाती है, लिपोटॉक्सिसिटी हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर। एजिंग जो है इससे भी ये प्रॉब्लम आता है, साथ साथ एजिंग होती जा रही है तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होती जा रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 जेनेटिक फैक्टर भी इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्यूट इलनेस है, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इक्टोपिक फैट्स हैं, अगर मोटापा है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस है, ड्रग्स वगैरह ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन टाइप 2 की ज़्यादा बात की है यहाँ पे। अब यहाँ पे गोल ऑफ ट्रीटमेंट्स है क्या हमारा बेसिकली। सबसे पहले आप गौर से देखें कि गोल हमारा टारगेट ये है कि हम डायबिटीज़ जो प्रिवेंशन है सबसे पहले उसको हम कोशिश करते हैं। गोल इन ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज मेलाइटिस इज प्रिवेंशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइसेमिक कंट्रोल शुड बी देयर। सबसे पहला स्टेप है कि डायबिटिक जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है उसको हर हालत में मेंटेन किया जाए, आइदर फ्रॉम डाइट और एक्सरसाइज, उससे कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता तो फिर अल्टरनेटिवली वी हैव टू गिव दी मेडिसिन। उसके साथ सबसे पहले फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है वो हमें देनी होती है, यानी इंसुलिन है या अदर जो डाइट्स हैं उसको हम दे सकते हैं। इसमें हाइपरग्लाइसीमिया में काज एक्सेसिव यूरिनेशन, खासतौर पर पोलीयूरिया हम कहते हैं, इंक्रीज थर्स्ट अगर हो जाए तो उसके साथ हम इसको पोलीडिप्सिया कहते हैं, और पोलीफेजिया जो है इंक्रीज फूड इनटेक, इसमें भूख ज़्यादा लगती है। तो क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया काजेज वेरियस बायोकेमिकल चेंजेस, और इन यानी ज़्यादा अरसे तक क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया रह जाता है, कंट्रोल नहीं करता बंदा, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। HbA1c लेवल भी बढ़ जाता है। क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया काजेज ग्लाइकेशन विच इज़ द
नॉन एंजाइमेटिक एडिशन ऑफ शुगर्स टू प्रोटीन। ये अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि एक शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ कम्प्लेक्स बना लेते हैं नॉन एंजाइमेटिकली, और अल्टीमेटली वेरियस केमिकल चेंजेस ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया आर पैथोलॉजिकल फॉर सर्टेन टिश्यूज एंड डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस इंश्योर्स। तो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन जो है इसकी बढ़ती रहती है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम सिवियरिटी जो है वो बढ़ जाती है। ख़ासतौर पर डेथ जो है डायबिटीज से नहीं होती बल्कि उनके कॉम्प्लिकेशन से होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट आर द मेजर डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस विच आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। कार्डियोवैस्कुलर से मुराद है कि हार्ट की और ब्लड वेसल्स की। मैक्रोवैस्कुलर या माइक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा कॉमन है। इसमें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज जिसे हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, इसमें पेरिफेरल वेस्कुलर वेसल्स की जो डिजीज है, एम्पुटेशन है फुट के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर जो है किडनीज के ऊपर, बाकी जो ऑर्गन्स है बॉडी के उनके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेफ्रोपैथी, ये भी नेफ्रॉन की पैथी है, नेफ्रॉन की डिजीज है। किडनी डैमेज हो जाता है, नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं, तो वो फंक्शन नहीं करेंगे तो किडनी डैमेज हो गया, गुर्दे डैमेज हो गया तो डेथ हो जाती है। इसी तरह रेटिनोपैथी आई ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। आई की अगर रेटाइना की जो पैथी हो जाए, पैथोजेनेसिस हो जाए, तो फिर वहाँ पे ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लॉस ऑफ सेंसेशन, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन, फुट अल्सर्स, एम्पुटेशन वगैरह के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अगर इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं कॉम्प्लिकेशन को, तो वी हैव टू गिव दी इफेक्टिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल इसको करना पड़ेगा पेशेंट को, और उसको भी साथ एजुकेट करना पड़ेगा पर्सन को कि तो वो जो है इसके ऊपर अमल करे जो चीज़ें डॉक्टर बताते हैं, ताकि वो डाइट, एक्सरसाइज और बाकी जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर डाइट, जो ड्रग्स हैं उसको प्रॉपरली मेडिसिन को लेगा, जो रिजीम बनाते हैं या इंसुलिन देते हैं उसको प्रॉपरली लेगा, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन कम हो सकती है या लेटर हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। An unfortunate adverse effect of more intensive diabetic therapy is that it increases the risk of hypoglycemia। एक और रिस्क फैक्टर है जो कि हम ड्रग्स देते हैं, उनकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा इसको भी हमें संभालना होता है, बाकी चीज़ों को भी देखना होता है, तो फिर इसको हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया? वो गो टुवर्ड द लो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। अगर एक लिमिट है उससे भी थोड़ा सा कम हो जाए ब्लड ग्लूकोज, तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। दिस इज डेंजरस, क्योंकि हर वक्त हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एक अहम यूनिट है बॉडी का और एनर्जी का एक सोर्स है। तो लिहाजा इसकी जो ब्रेन को तो हर वक्त चाहिए ग्लूकोज। अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉजेज कंफ्यूजन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और जिसकी वजह से कोमा हो सकता है। तो इस वजह से इसको हर हालत में ग्लूकोज का मौजूद होना, टाइम पे मौजूद होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, ग्लूकागॉन है, कुछ ग्लूकोज की टैबलेट्स हैं, ये फौरी तौर पे उसको दी जा सकती हैं, कुकीज़ हैं। तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैन बी डिटरमाइंड थ्रू फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैन बी डिटरमाइंड थ्रू फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। साफ ज़रा हम कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडल ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, या फिर HbA1c लेवल, इनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बट इन प्रैक्टिस इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग HbA1c, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसी में बात की है। आर द परसेंटेज ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये 3-4 महीने जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उसके बारे में बताता है, आगे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता है क्या हो सकता है। हाइपरग्लाइसीमिया causes glycation of protein and hemoglobin as a convenient protein to examine since it can be obtained from a simple blood draw। तो आसानी से ब्लड सैंपल लें और इसको टेस्ट करवाया जा सकता है HbA1c लेवल को, और HbA1c लेवल जो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज में इसको ज़ाहिर किया जाता है नॉर्मली रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, और ये ज़ाहिर करता है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल प्रीवियस 4 to 8 वीक्स में यानी कितना रहा है आपका, जो पिछले 4 से 8 हफ्ते हुए हैं या उससे भी ज़्यादा अरसा, 3 महीने का तकरीबन कहते हैं, 3 से 4 महीने, वो कितना रहा है। अगर वो कंट्रोल में रहा है तो फिर ठीक है, अगर वो नहीं रहा तो फिर उसको मेंटेन करना, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो साथ देते हैं, एडवाइस जो है वो डॉक्टर करते हैं। तो लिहाजा अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA के मुताबिक रिकमेंड्स एन HbA1c टारगेट लेस देन 7% फॉर मोस्ट डायबिटिक्स। तो डायबिटीज़ के लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का जो रिकमेंडेशंस हैं वो 7% से कम होने चाहिए नॉर्मल।
रिसर्चर्स भी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रॉपरली किस तरह कंट्रोल किया जाए। HbA1c इज नाउ आल्सो नाउ यूज्ड एज टूल फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज मेलाइटस। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है, इसको टेस्ट करवाते रहना चाहिए ताकि जो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है वो कम से कम हो और प्रॉब्लम कम से कम हो, ताकि आप टाइट कंट्रोल करें डायबिटीज़ का, और इससे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं और प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें एक चीज़ और है जो डायबिटीज़ ड्रग्स हैं, इसको आगे जो नेक्स्ट हमने पोर्शन में लेके जाना है। सबसे पहले हम टाइप 1 डायबिटीज़, तो यहाँ तक ये इनफ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर लिसनिंग। अब अगर कोई इशू है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग। इंशाल्लाह जो पॉसिबल मेरे पास होगी एक्सप्लेनेशन आई शैल सेंड यू। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सीरीज़ का जो टाइटल होगा टाइप 1 डायबिटीज़, उनकी मेडिसिन कौन कौन सी हैं और कौन सी कम्बिनेशन हम देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।